everyone, welcome to this channel. Today we are starting with the first chapter of class 11th, The Living World. मैंने स्लाइड NCERT से ही बनाई है और सारी लाइंस NCERT से ली है. सो मेक श्योर कि आप NCERT को रीड करें. ऑल्सो ये नोट्स नहीं हैं, ये इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं. तो मैं जो चीज़ें आपको बताऊंगी वो आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करना पड़ेगा. तो प्लीज़ कॉपी एंड पेन लेके बैठें. राइट. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर. इट इज़ अ वेरी सिंपल चैप्टर. इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. इट्स जस्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेसिक्स के बारे में बेसिकली कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि क्या लिविंग है, क्या नॉन लिविंग है, या फिर इतनी सारी जो चीज़ें हैं हमारे पूरी अर्थ में, बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, उन सब का नाम कैसे रखा गया, उन सब के बारे में चीज़ें कहाँ से हमें पता चलेंगी, उन सब का रिकॉर्ड कहाँ है. ये बेसिक चीज़ें हमें इस चैप्टर से पता चलेगी. और ये बहुत इजी चैप्टर है, तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना. जस्ट लिसन केयरफुली एंड नोट्स साथ साथ बनाते रहना ताकि बाद में दिक्कत ना हो. सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक. अब फर्स्ट आपके NCERT में सिर्फ इतना ही पूछा है कि लिविंग क्या होता है, मतलब किसी भी चीज़ की डेफिनेशन क्या है, वो लिविंग क्यों है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि वो लिविंग है. तो उसका जो आंसर है वो आपकी NCERT में गिवन है. ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट अ सूटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसका मतलब क्या है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ शो करता है, रिप्रोडक्शन शो करता है, जिसमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी है, जो किसी भी स्टिमुलस मतलब एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे अगर आप कोई गर्म चीज़ छू लेते हो तो एकदम से अपना हाथ पीछे करते हो, तो वो एक रिस्पॉन्स है एक स्टिमुलस को. स्टिमुलस मतलब एक्सटर्नल फीचर या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो आपके आसपास है. इन सब चीज़ों की जिसमें नॉलेज होती है, जो ये सारे प्रोसेस परफॉर्म कर पाते हैं, उनको हम बोलते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. तो यही आपका डेफिनेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. आप NCERT से ये लर्न कर सकते हो और लर्न करने की ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज इट्स वेरी सिंपल. आप इसको एक बार समझ जाओ, उसके बाद यू कैन ईज़िली राइट इट इन योर एग्ज़ाम्स. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ऐसे कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखी कि आपने बोल दिया कि ये लिविंग है. अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मूव करती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रोबोटिक टॉय है आपके पास, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो बिना लाइफ के भी मूवमेंट शो करती हैं. जैसे व्हील वाली चेयर है, वो भी तो मूवमेंट शो कर रही है ना. तो मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो लिविंग हो गया. तो मूवमेंट कैन नॉट बी समथिंग दैट यू कैन से कि हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है. कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर 5 होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब ग्रोथ शो करते हैं. अब ग्रोथ का मतलब क्या हो सकता है? 2 चीज़ें हो सकती हैं. पहला कि उसका मास बढ़ रहा है. मास से मतलब उसका हाइट, विड्थ, उसका वेट, ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं. दूसरा ग्रोथ से हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स. मतलब जैसे हम इंसान हैं, जब हम रिप्रोड्यूस करते हैं तो हमारा नंबर बढ़ जाता है. या कोई भी एनिमल है, डॉग है, कैट है, जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जब वो बर्थ देते हैं अपने यंग वंस को, तो उनका नंबर इंक्रीज़ हो जाता है. इसको भी हम ग्रोथ में काउंट कर सकते हैं. अब आपकी NCERT में ग्रोथ को और रिप्रोडक्शन को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए सिनोनिम्स माना गया है. रिप्रोडक्शन के टॉपिक में हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे. अभी के लिए ग्रोथ को हम 2 चीज़ों में कैटेगराइज कर रहे हैं. पहला, जब उसका इंक्रीज़ इन मास हो रहा है, मतलब हाइट, विड्थ, वेट, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं. दूसरा, जब वो इंडिविजुअल नंबर में बढ़ रहा है, जैसे हम ह्यूमंस हैं. इनको ट्विन कैरेक्टरिस्टिक बोला गया है. क्यों? क्योंकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है
उनके लिए इंक्रीज़ इन मास यानी सेल डिवीज़न वही इक्वल है नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स के बढ़ने के। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये दोनों सिनोनिम्स हो जाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केसेस में। अब जैसे जो हायर एनिमल्स एंड हायर प्लांट्स हैं, उनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहा गया है। क्यों? क्योंकि कोई प्लांट है, वो उसमें ग्रोथ हम नोटिस कर रहे हैं, उसमें हमें हाइट की ग्रोथ विजिबल है कि उसमें हाइट बढ़ रही है। उसके साथ साथ हमें उसका नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स भी बढ़ते हुए दिख रहा है। जैसे उसमें फ्लावरिंग हो गई, उसके बाद उसमें पोलन ग्रेन्स बने, उससे नया इंडिविजुअल बन गया। तो हमने इसमें क्या देखा, इसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं। इसमें नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स भी बढ़ रहे हैं, इसमें इंक्रीज़ इन मास भी हो रहा है। इन दोनों चीज़ों को जब हमने साथ में स्टडी किया तो हमें पता चला कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, अलग अलग हो रहे हैं, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए इनको हमने ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स किसके केसेस में बोला है, यूनिसेलुलर, जो लोअर प्लांट्स हैं या फिर लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं। हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स के केसेस में ये दोनों अलग इवेंट्स हैं। इस चीज़ में प्लीज़ कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट ग्रोथ में जो टॉपिक आता है, दैट इज़ ग्रोथ दो तरीके से हो सकता है। इट कैन बी इंटरनल, इट कैन बी एक्सटर्नल। आपके बुक में दो चीज़ें गिवन है, दो टर्म्स गिवन है, इन वीवो एंड इन विट्रो। इन वीवो मतलब इनसाइड द बॉडी, इंटरनल ग्रोथ। इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी, जो भी आपकी बॉडी के बाहर हो रहा है। अब क्या हम ग्रोथ को डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं? हम नहीं बोल सकते। इसका सिंपल सा रीज़न है कि नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ शो करते हैं। तो हम किसी भी चीज़ को देख के नहीं बोल सकते कि ये लिविंग है जो ग्रोथ शो कर रही हो। क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल स्नो माउंटेन्स। जो स्नो माउंटेन्स होते हैं वो कोल्ड टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में बर्फ़ जमने की वजह से हायर अपीयर होते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर थोड़ा गिर जाए, टेम्परेचर अगर थोड़ा राइज़ हो जाए, तो हम क्या नोटिस करते हैं कि आइस मेल्ट होने की वजह से उस स्नो माउंटेन का जो हाइट है वो कम हो गया। तो अब इसमें भी ग्रोथ हमने नोटिस करी। एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ग्रोथ इरिवर्सिबल होता है। मतलब अगर एक बार ग्रोथ हो गई तो हम वापस से उसको छोटा नहीं कर सकते। जैसे कि अगर किसी इंसान की हाइट 5'3" है या 5'4" है, तो नेक्स्ट डे भी वो सेम रहेगी या तो बढ़ जाएगी, वो कम नहीं होगी। तो ग्रोथ इज़ इरिवर्सिबल। लेकिन स्नो माउंटेन के केस में हमने क्या देखा कि ग्रोथ रिवर्सिबल भी है और नॉन लिविंग होने के बावजूद स्नो माउंटेन ग्रोथ शो कर रहा है। तो हमने यहाँ पे ये नोटिस किया कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। आफ्टर ग्रोथ जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं वो होता है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, और ये इसकी डेफिनेशन हमने काफ़ी सालों पहले भी पढ़ी है और 9th 10th में हम ये पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं और वो बहुत सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट से। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है और इसे हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, तो एक बार इसे आप NCERT से रीड कर सकते हैं। अब रिप्रोडक्शन है तो बहुत एसेंशियल प्रोसेस, लेकिन क्या ये डिफाइनिंग फ़ीचर है? इसको पता करने के लिए हमें रिप्रोडक्शन को थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो फर्दर डिस्कशन करते हैं। रिप्रोडक्शन दो टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। हम एक एक करके दोनों टर्म्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसके नाम से ही हमें पता चलता है कि दो ऑपोजिट इंडिविजुअल्स, मतलब दो ऑपोजिट सेक्स के इंडिविजुअल्स, एक फ़ीमेल और एक मेल, वो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। वो दोनों गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं। जब वो दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं, फ्यूजन होता है, तो हमें एक
डिप्लॉयड स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम बोलते हैं ज़ाइगोट। अब क्योंकि इसमें दो ऑपोजिट सेक्स के इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं इस प्रोसेस में, तो जो हमारा ऑफस्प्रिंग होता है वो सिमिलर होता है लेकिन सेम नहीं होता अपने पेरेंट्स के, मतलब हमें वेरिएशन देखने मिलती है। ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ए लेटर का मतलब है एब्सेंट, मतलब दोनों नहीं, एक ही पेरेंट प्रेजेंट होता है, मतलब दूसरा पेरेंट इज़ एब्सेंट। तो जब हम एक ही पेरेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें फर्दर 2-3 प्रोसेसेस हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में बाइनरी का मतलब है 2 और फिजन का मतलब है ब्रेक डाउन होना। तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ब्रेक डाउन करके 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, हम कहते हैं कि वो बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस कर रहा है। अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज़ अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और वो यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मतलब उसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सबसे पहले जब अमीबा डिवाइड करना स्टार्ट करता है तो उसका न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड होता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद जब उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होना स्टार्ट होता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। और जब ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं तो हमें 2 डॉटर सेल्स मिलते हैं। ये दोनों डॉटर सेल्स जो पेरेंट अमीबा है उससे एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं। एग्जैक्टली सिमिलर मतलब मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों डॉटर सेल्स क्लोन्स हैं। क्लोन्स की डेफिनेशन क्या होती है? मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। एक और चीज़ नोट करने वाली है कि जो ऑफस्प्रिंग हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मिलता है उसका जेनेटिक मटेरियल अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होता है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमें जो भी ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं उनका सेम जेनेटिक मटेरियल होता है अपने पेरेंट्स से। अब हमने इसमें बाइनरी फिजन को डिस्कस कर लिया है। सेकेंड प्रोसेस हमें जो डिस्कस करना है वो है मल्टीपल फिजन। ये बहुत ही सिमिलर है बाइनरी फिजन से। इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि बाइनरी में 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, जबकि मल्टीपल फिजन में देयर कैन बी मैनी ब्रेक डाउन्स, मतलब सिर्फ 2 हो ऐसा नेसेसरी नहीं है, देयर कैन बी मोर दैन 2 ऑल्सो। इसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जिसमें हमें 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स मिलते हैं आफ्टर दी ब्रेक डाउन। थर्ड प्रोसेस है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन का एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, जो एक तरीके का फ्लैटवर्म है। प्लेनेरिया में हम जब भी देखते हैं, जब भी वो किसी फ्रैगमेंट में कट हो जाता है एक्सीडेंटली, तो हम ये देखते हैं कि उसमें वापस उसका वो बॉडी पार्ट रीजेनरेट हो जाता है। रीजेनरेशन का सिंपल सा मतलब है रीग्रोथ। जो भी बॉडी पार्ट फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में अलग हो गया है बॉडी से, वो एक वापस से अपने आप को रीजेनरेट कर लेता है, वापस से रीग्रो कर लेता है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक प्लेनेरिया 3 फ्रैगमेंट्स में ड्यू टू सम रीज़न डिवाइड हो गया, तो वो तीनों नए फ्रैगमेंट्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स को रीग्रो कर लेंगे, मतलब रीजेनरेशन के प्रोसेस से एक प्लेनेरिया से 3 इंडिविजुअल्स हमें मिल जाएंगे। ये हो गया रीजेनरेशन। जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है बडिंग। बडिंग में हम बड्स के बारे में पढ़ते हैं। बड्स मतलब कोई भी आउटग्रोथ ऑन दी बॉडी। आउटग्रोथ मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, तो हमारे स्किन में कभी कभी पिंपल्स हो जाते हैं, तो उनको हम एक आउटग्रोथ की तरह कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन वो बडिंग नहीं है। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ आउटग्रोथ ऑन दी बॉडी। बडिंग का प्रोसेस जो हमें ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं उसका एग्जाम्पल हो सकता है यीस्ट एंड हाइड्रा। हाइड्रा में आप नोटिस करोगे कि जब पेरेंट बॉडी होता है उसमें एक बड फॉर्म होने लगता है। ओवर द टाइम धीरे धीरे
जो बड होता है वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट की तरह रिजेंबल करने लगता है, मैच्योर होने लगता है। एंड वंस दैट डॉटर हाइड्रा इज़ कम्प्लीटली मैच्योर्ड, वो अपने पेरेंट्स से डिटैच हो जाता है और इस तरह हमें एक नया हाइड्रा मिल जाता है जो फर्दर ये सेम बडिंग का प्रोसेस करेगा ताकि हमें नई नई जनरेशन्स मिलती रहें। यीस्ट भी ये सेम फिनोमेना फॉलो करता है। जो लास्ट प्रोसेस हमें पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वो है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। ये रीजनरेशन से बहुत सिमिलर है, बट इसमें मैच्योर होने के बाद जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड हो जाता है एंड फिर वो जो डिविजन्स होते हैं, वो जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, वो नए नए इंडिविजुअल्स में ग्रो कर जाते हैं। तो ये चीज़ नोट कर लीजिए कि रीजनरेशन जो होता है वो सिमिलर है फ्रैगमेंटेशन से, बट दे आर नॉट दी सेम प्रोसेसेस। रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ने के बाद सेम क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर है। इसका आंसर है नो। डिफाइनिंग फीचर रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमें इसमें एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। 2 एक्सेप्शंस जो आपकी बुक में गिवन है वो है वर्कर बीज और म्यूल। ये दोनों ही ऑर्गेनिज्म स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं होती, इसीलिए हम रिप्रोडक्शन को एक डिफाइनिंग फीचर्स नहीं बोल सकते। अब जो हमें नेक्स्ट फीचर पढ़ना है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले सभी रिएक्शंस का अगर सम कर दिया जाए तो उसे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है। एक बार मैं रीड कर देती हूँ। ये डेफिनेशन आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। Sum total of all the chemical reactions occurring in a living organism is known as metabolism. अब मेटाबॉलिज्म 2 तरीक़ों की होती हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। सबसे पहले हम एनाबॉलिज्म पढ़ेंगे। एनाबॉलिज्म एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जिसमें नया प्रोडक्ट बनता है। इसमें कुछ भी ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, इसमें नया प्रोडक्ट, नया कंपाउंड बन रहा है। इसमें हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जब भी हम कोई नई चीज़ बनाते हैं उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है फोटोसिंथेसिस, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंट में हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है। तो ये एक एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल हो सकता है। जो सेकेंड टाइप का मेटाबॉलिज्म है वो है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। इसमें कोई भी कंपाउंड है उसका ब्रेक डाउन होता है, इसमें एनर्जी हम रिलीज़ करते हैं और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है रेस्पिरेशन। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन के एडिशन से हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है और साथ में एनर्जी भी रिलीज़ होती है। ऑल्सो मेटाबॉलिज्म इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म को शो नहीं करता। बट इसमें एक पॉइंट है जो ध्यान देने वाला है, वो ये है कि हम जब भी कोई रिएक्शन हमारी बॉडी के बाहर परफॉर्म करते हैं, जैसे कि लैब्स में, वो होता तो लिविंग रिएक्शन है लेकिन वो एक नॉन लिविंग ट्यूब में हम परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए उसको हम कंसिडर नहीं करते। एंड दैट्स वाई मेटाबॉलिज्म इज़ अ डिफाइनिंग फीचर, because the reaction is a living reaction. Now the fourth feature of a living organism is cellular organization. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर होता है तो उसकी बॉडी में जो सेल होते हैं वो किसी न किसी फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा नहीं होता। इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनिंग फीचर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंगल सेल सबसे पहले फॉर्म होता है, उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है, मतलब वही सिंगल सेल डिवाइड होके मल्टीपल सेल्स बनाते हैं। फिर वही ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि टाइटली पैक्ड होते हैं वो टिश्यू फॉर्म करते हैं। सिमिलरली ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन फॉर्म करते हैं एंड देन ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम
फॉर्म करते हैं। इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर हो सकता है। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब हमारे आसपास में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में अवेयर होना, और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के एनवायरनमेंट से अवेयर होते हैं। मतलब कि किसी भी ऐसे स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी, जैसे कि जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप किसी गर्म चीज़ को टच कर लेते हैं, आप अपना हाथ इमीडिएटली पीछे ले लेते हैं। सो दैट्स अ एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्स। अब स्टिमुलस 3 तरीके का हो सकता है, केमिकल, फिज़िकल एंड बायोलॉजिकल। केमिकल मतलब काफ़ी लोगों को एलर्जीज़ होती हैं किसी चीज़ों से, जैसे कि विनेगर हो गया या नट्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि ये केमिकल स्टिमुलस हैं। दूसरे टाइप का स्टिमुलस होता है फ़िज़िकल। फ़िज़िकल हो सकता है कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट, लाइट, वाटर, जो भी चीज़ें फ़िज़िकल है जिससे आपको फ़िज़िकली फ़र्क पड़ता है, सो दैट कैन बी अ फ़िज़िकल स्टिमुलस। थर्ड टाइप का जो स्टिमुलस होता है वो है बायोलॉजिकल, जैसे कि पोलन ग्रेन्स इज़ अ रियली गुड एग्जांपल ऑफ अ बायोलॉजिकल स्टिमुलस। काफ़ी सारे लोगों को पोलन ग्रेन से भी एलर्जी होती है। वो जैसे ही किसी पोलन ग्रेन के कांटेक्ट में आते हैं इमीडिएटली स्नीज़ करने लगते हैं। सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल स्टिमुलस। अब इन्हीं सारे स्टिमुलस को जब हम रिस्पॉन्स देते हैं वही होता है कॉन्शियसनेस, मतलब एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच इज़ अगेन अ स्टिमुलस। ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है। लेकिन एक नोट करने वाली बात है, सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब अपनी सराउंडिंग के बारे में तो है ही जानकारी, बट अपने खुद के बारे में भी अवेयरनेस होना। ये केस सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में होता है। ह्यूमन बीइंग्स के अलावा और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो सेल्फ अवेयर हो। इसीलिए सेल्फ कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में अवेलेबल है या प्रेजेंट है। तो ये चीज़ नोट करने वाली है कि अगर क्वेश्चन में आता है कि इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है या ऐसा फीचर है जो एक डिफाइनिंग फ़ीचर नहीं हो सकता, तो उसका करेक्ट आंसर होगा सेल्फ कॉन्शियसनेस। लेकिन कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फ़ीचर होता है। एंड दिस इज़ इट फॉर द फर्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड इट, प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड subscribe, and I will upload the next video as soon as possible. Thank you so much.